तो अब बात करें हम कूलम्ब लॉ की। तो कूलम्ब लॉ मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द टॉर्जन बैलेंस। तो कूलम्ब ने मेजर किया बहुत पहले कि टॉर्जन बैलेंस लिया, उसके ऊपर चार्जिंग ऑब्जेक्ट लगाए और देखा कि आप ऑब्जेक्ट को जब करीब लेके जाते हो तो किस तरह से वो टॉर्जन के रोटेशन आती है इसमें, और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इस तरह उसने फोर्स डिफाइन की। तो इस तरह का ऑपरेटर्स देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है कि आपके पास यहाँ पे दरमियान में आर डिस्टेंस है, एक चार्ज Q1 है, Q2 है। तो अगर आपको ट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड करनी है तो आपने देखा होगा कि ये जो बैलेंस के साथ ये चार्ज Q2 अटैच है वो कितना ट्विस्ट होता है, कितना उसमें रोटेशन आती है। तो इससे जो कोलम्ब्स ने मेजर किया और कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक लॉ लिखा जो कि ये है। तो जो फोर्स है वो बिल्कुल सेम है जो कि मैसेज के दरमियान में होती है। पॉइंट चार्जेस के दरमियान में भी फिर फोर्स वो है कि अगर आपके पास Q1 Q2 दो चार्जेस हैं तो फोर्स जो उनके दरमियान में एग्जिस्ट करेगी वो उनके प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके स्क्वायर डिस्टेंस के। और साथ ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू है 8.9876 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इसकी वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास कूलम्ब फोर्स, और कूलम्ब फोर्स की मैग्नीट्यूड को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। फोर्स चूंकि वेक्टर है तो हम वेक्टर भी देखेंगे इसमें कि डायरेक्शन कैसे आप असाइन करते हैं, लेकिन कूलम्ब फोर्स की मैग्नीट्यूड आपके पास ये है। चार्ज का स्मॉल यूनिट है ये, इसे स्मॉल यूनिट ई इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई होता है और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है। ये इतना स्मॉल यूनिट है, या कूलम इतना लार्ज यूनिट है कि आपके पास एक कूलम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, लेट से नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए आपको उसमें 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेड करने पड़ेंगे, उसमें डालने पड़ेंगे, तो फिर आपके पास एडिशनल डालने पड़ेंगे, तो फिर आपके पास 1 कूलम चार्ज बनेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है कहीं पे, तो आप उसमें वर्क डन करते हैं, कोई भी पाथ चूज कर लें, और तो उसमें वर्क डन जो आपके पास होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये आपने एफएससी लेवल पे ये चीज़ें देखी हैं ये, और हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम वर्क एनर्जी देखेंगे। तो एग्जांपल पे आ जाएं सीधा, और एग्जांपल है हमारे पास 23.1 सर्वे की। और ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम में सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ताकि हम इसमें दो तीन जो चीज़ें समझ सकें, कंपैरिजन कर सकें इनकी स्ट्रेंथ का, ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो मेरे पास Q1 हुआ माइनस ई इलेक्ट्रॉन के लिए, Q2 हुआ प्लस ई प्रोटॉन के लिए। दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है 0.5 एंगस्ट्रॉम नॉट, जो बनता है 5.11 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर्स। और दोनों के दरम्यान में जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मेरे पास आ गया के ई स्क्वायर और आर स्क्वायर। वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आएंगी वैल्यू 8.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 न्यूटन। ये हो गए हमारे पास ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आ जाए ग्रेविटेशन फोर्स पे। तो ग्रेविटेशन फोर्स है एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई एम पी ओवर आर स्क्वायर। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी हमारे पास है मैस ऑफ प्रोटॉन, और आर स्क्वायर डिस्टेंस है दरम्यान में। तो ये मैंने वैल्यू पुट की जी की, ये वैल्यू है किलोग्राम में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन है। आप इसको मल्टीप्लाई करें और देखेंगे कि आपके पास ये वैल्यू आई है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻47 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास ये -8 में आई थी, और ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास -47 में आई है।
तो आप ये मैग्नीट्यूड में फ़र्क देख लें, कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में फ़र्क है। तो अगर आप इनकी रेशियो लें तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2 मल्टीप्लाई 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एट एटॉमिक लेवल। तो एटॉमिक लेवल पे देख लें कि जो प्रोमिनेंट फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और जो ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है तकरीबन, वो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा होता है कि जो एटॉमिक लेवल पे या मोलेकुलर लेवल पे जो आपकी यूनिवर्स के एग्जिस्टिंग जो इस करंट फॉर्म की जो रीज़न है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ग्रेविटेशन फोर्स इन इतने इस लेवल पे प्रोमिनेंट नहीं है, जबकि ये प्रोमिनेंट होती है प्लेनेटरी लेवल पे। जैसे आपके पास गैलेक्सी और जो प्लैनेट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोमिनेंट नहीं होगी, उस पर प्रोमिनेंट आपको नजर आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स चूंकि वेक्टर है जैसे मैं बता चुका हूँ, तो आप इसको वेक्टर असाइन कर सकते हैं, और वो जो कन्वेंशन है लेट से मैंने ली है कि पॉजिटिव वेक्टर में डायरेक्शन लूँगा 1 2 2, तो मेरे पास चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, और दोनों लेफ्ट से पॉजिटिव हैं, तो दोनों आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगी, और फोर्स होगी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। ये लाइन है जो दोनों को डायरेक्ट डिस्टेंस ज्वाइन कर रही है, फोर्स उसी पे ही होगी, बेशक रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव, लेकिन फोर्स उसी पे होगी। दोनों चार्जेस सेम हैं तो ऑपोजिट होगी, और दोनों चार्जेस अगर अवे होंगी, दोनों चार्जेस अगर पोस्ट सेम है तो फोर्स अवे होगी, और दोनों चार्जेस अगर ऑपोजिट हैं तो फोर्स जो होंगी टूवर्ड्स होंगी। तो ये है 2, ये 1 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूँ, जैसे मैंने बताया 1 to 2 अलोंग लाइन ज्वाइन। तो जो फोर्स 1 2 पे एक्सर्ट कर रहा है वो ये है, जो 1 2 पे एक्सर्ट कर रहा है। तो ये इसको पढ़ने का तरीका ये है, F12 का मतलब है फोर्स बाय Q1 ऑन Q2। तो फोर्स ऑब्जेक्ट 1 2 पे एक्सर्ट कर रहा है वो ये है, और उतनी ही फोर्स 2 1 पे एक्सर्ट कर रहा है जो कि जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है वो ये है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आपके पास चार्ज ऑपोजिट हैं तो आप देखेंगे फोर्स स्टिल ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, ये नेगेटिव साइन स्टिल ये होल्ड करेगा, लेकिन आपके पास अब ये फोर्स अट्रैक्टिव है। तो इसमें बात याद रखने की है। तो इस प्रॉब्लम में आप जो ज़्यादातर फेस करोगे इस तरह की प्रॉब्लम में, वो ये कि आपको आर कैलकुलेट करना होगा, फोर्स कैलकुलेट करने के दो चार्जेस के दरमियान, और आर हमेशा याद रखना है कि वो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है फोर्सेस के दरमियान में। और साइंस जैसे कि मैंने बताया वो रिलेटिव डायरेक्शन है। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ये तो मैंने अभी दो चार्ज की बात की, तो एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो आपको क्या करना होगा, एट अ टाइम एक चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। जैसे लेट से आपके पास यहाँ पे ये एक चार्ज है, ये दो हैं, ये तीन है, और आप ये एक दो तीन, और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये 1 और 2, लेट से 2 और 3 1 पे क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको लेना होगी 2 की वजह से 1 पे फोर्स, तो ये ले ली, फिर 3 की वजह से 1 पे फोर्स, ये हो गई हमारे पास, और इन दोनों को विक्टोरियली आपने ऐड कर देना, तो टोटल वो फोर्स होगी जो ये दोनों 1 पे एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि आपने एट अ टाइम दो चार्जेस की सिर्फ इंटरेक्शन को कंसिडर करना है, बाकी सब कुछ इग्नोर कर देना है।